हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट फिजिक्स की क्लास के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है 1, और इस चैप्टर 1 के अंतर्गत हम मैक्सिमम चीज़ों को डिस्कशन कर चुके हैं। इस चैप्टर को हम एक रैंडमली पूरी तरीके से हम इसको एक सीक्वेंस के तरीके से हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल रहेगा। तो इसी से एक्सरसाइज के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो डेरिवेशन के तौर पर लास्ट डेरिवेशन यहाँ पे है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। तो किसी भी द्विध्रुव को अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो उस पर जो बल युग्म कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र ई में, अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर जो कार्यरत बल युग्म होता है वो कितना होता है, उस बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, ये हम आज डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है इस फिजिक्स के अंतर्गत और पहले चैप्टर के अंतर्गत, और जिस पर हम इसी पर आधारित हम इसका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट इसी समय कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो कैसे होगा सॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी जो ये पैरेलल हमने लाइनें जो खींची गई हैं, पैरेलल लाइनें, ये पैरेलल हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है जिसे ई कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से इसका डायग्राम यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में हम इसको वैद्युत क्षेत्र ई कह देंगे, और इस वैद्युत क्षेत्र में हम रख देते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव को। ओके, ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक और माइनस क्यू आवेश और एक और होता है प्लस क्यू आवेश, जो हमने ऊपर के चित्र में दर्शाया हुआ है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन फिर से आपको कर रहा हूँ कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इस वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंतर्गत हमने एक द्विध्रुव को रख दिया। क्योंकि आपके पास आपको पता है कि द्विध्रुव की लंबाई जो होती है हमेशा 12 होती है और इसी के आधार पर तब हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकलता है। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, क्योंकि हम इसको लेक्चर नंबर 3-4 में करा चुके हैं। 4-5 में इसको हमने कराया था, 3-4 में। तो यहाँ पर आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, समान परिमाण हो जिनकी वैल्यू तो इक्वल हो लेकिन उनके जो आवेश हो वो प्लस और माइनस हो। तो जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी में रखे हों तो वह समायोजन कहलाता है, आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र एक जैसा है, तो ऐसी स्थिति में इस द्विध्रुव पर बल युग्म कितना कार्य करेगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये वैद्युत द्विध्रुव जो है, इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करती हैं कि अपने पैरेलल करने का प्रयास करती हैं। तो देखिए इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो ये वैद्युत क्षेत्र के कारण ये क्या हो जाती है, इस तरीके से मोशन करते करते इसके पैरेलल आने का एफर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है नहीं, इस तरीके से समांतर आने का प्रयास करता है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण ये सब कुछ होता है। ठीक है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव जो है इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र के कारण इस तरीके से पैरेलल आने का प्रयास करता है। तो इस स्थिति में इस पे बल कार्य करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो यहाँ पर मैं इस मार्कर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर हम द्विध्रुव को एक साइड से नीचे को ला रहे हैं तो दूसरा साइड स्वतः ही ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि हमारे पास दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल यहाँ से है जो नीचे को ला रहा है और जो दूसरा बल जो है उसको ऊपर की ओर ले जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए एक हिस्सा तो ये ऊपर को जा रहा है, एक हिस्सा नीचे को आ रहा है, तो इसको कहते हैं बल युग्म। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या कहा जाता है, बल युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये बल युग्म, इसको F और इधर को भी F कहा जाएगा, जो हमने इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये बल युग्म है। अब इस बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब होता है घूर्णन करना, यानी घूमना। ठीक है ना, तो ये घूमने में कितना बल लग रहा है तो उसको हमें निकालना है। तो बल युग्म के आघूर्ण हमको रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से, इसको कहते हैं टाउ। ठीक है, टाउ भी इसको कहा जाता है, टाउ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे पास जो है हमें इसकी लंबवत दूरी निकालनी होती है, क्योंकि ये एक एंगल थीटा बनाते हुए यहाँ पर रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा जाता है और यही थीटा कोण हर जगह पर समान बनता है स्टूडेंट, सभी जगह पर थीटा ही एंगल बनता है। ओके, क्योंकि ऐसे कोणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संगत कोण। एक जैसी स्थिति में बने हुए कोणों को संगत कोण कहा जाता है। तो अब हमें इसका बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो इसकी जो थ्योरी आप लिखेंगे 3-4 लाइन, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, इस वैद्युत द्विध्रुव को हम AB कहेंगे, इसको हम AB कहेंगे, यहाँ पर मैंने बना रखा है AB, जिसकी लंबाई कितनी है, 12 है, इसकी लंबाई 12 है, जिसको एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रख दिया गया है। ठीक है ना, जो थीटा कोण बनाए हुए है,
यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए इसको रखा गया है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण यह वैद्युत द्विध्रुव यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है इस द्विध्रुव को अपने समांतर करने का प्रयास करता है, ठीक है, जिस कारण इस पे दो बल युग्म कार्य करते हैं, इस पे दो बल कार्य करते हैं F और F, तो दोनों बल बराबर हुए हैं इसलिए इसको बल युग्म कहा जाता है। ओके, तो बल जो है बल युग्म, तो इस बल युग्म के कारण अब हमें निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। तो देखिए आपके पास बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, इसका जो सूत्र होता है स्टूडेंट, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच लंबवत, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, ठीक है, बल और दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। अब देखिए यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है, बल युग्म के आघूर्ण को तो हम टाउ से दर्शाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम टाउ से दर्शाते हैं। अब बल कितना है इसमें, बल F कार्य कर रहा है, बल कितना काम कर रहा है, बल कार्य कर रहा है F गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। अब बात आती है लंबवत दूरी कैसे निकलेगी, तो इसको आप यहाँ पे समझिए कि हमारे पास ये इस तरीके से द्विध्रुव है और ये लंबवत दूरी है और ये इसका बेस है और यहाँ बना हुआ है एंगल थीटा। आप देख रहे होंगे बिल्कुल एक ट्रायंगल बन रहा है, इस द्विध्रुव को हमने AB कहा था और इस पॉइंट को हम C कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से। और ये आपका जो AB है ये द्विध्रुव की लंबाई है, इसको हम कह रहे हैं 2L। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है स्टूडेंट, 2L इसकी लंबाई। अब आपको निकालना क्या है, आपको ये लंबवत दूरी निकालनी है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम लगा देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब कितना है BC और अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा AB। आपके पास देखो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कक्षा 10 के त्रिकोणमिति को आप याद करेंगे, बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो वो लोग भी, उनको भी अभी रिमाइंड करना पड़ेगा। जो मैथ्स वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत सिंपल बात हो जाती है, जो बायोलॉजी ग्रुप वाले हैं उनके लिए भी 10th जो क्लास आपने पढ़ी है वो बहुत वेरिएबल होती है फिजिक्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितना है BC, कर्ण क्या है AB। तो हम इसके अगर वैल्यू रखते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, लंब हो जाएगा आपका BC अपॉन AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू 2L हो जाएगा। तो इससे अगर हम BC निकाल दें तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ इधर मल्टीपल हो जाता है, इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो ये हमारा लंबवत दूरी निकल जाती है, तो 2L साइन थीटा हमारी ये लंबवत दूरी निकल जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 2L साइन थीटा, ये निकल जाता है। कैसे निकलता है, इस समकोण त्रिभुज ABC की हेल्प से। ओके, समझ में आ गया होगा, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे। तो जो लंबवत दूरी है हमारे पास स्टूडेंट वो है 2L साइन थीटा, ठीक है। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू आ गया बल, यानी बल कितना है F है और दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, तो दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी हमारी है 2L साइन थीटा। ओके, अब चूंकि आपके पास तीव्रता, तीव्रता कितनी है E है, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, F अपॉन Q होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q पर कार्यरत बल, किसी परीक्षण आवेश Q पर कार्यरत बल तथा मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, यानी परीक्षण आवेश पर जो बल कार्य करता है और जो उस आवेश का मान है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इससे अगर हम F निकाल दें तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q और E मल्टीपल हो जाएंगे, Q इंटू E आ जाएगा, ठीक है नहीं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देंगे, तो मान कहाँ रख देंगे, मान 1 में रखने पर, मान 1 में रखने पर तो हमारा जो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F की वैल्यू क्या आई है, QE हो गई, F की वैल्यू हो गई Q इंटू E और इंटू 2L साइन थीटा। आप समझ गए होंगे, जहां पर F है इस F की वैल्यू क्या रख दी हमने, Q इंटू E रख दी, F की वैल्यू क्या रख दी, Q इंटू E रख दी यहाँ पे, और 2L साइन थीटा हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको पता है 2QL,
किसके बराबर होता है, हर कोई जानता है 2QL बराबर होता है P। 2QL किसके इक्वल होता है, 2QL होता है P के इक्वल। P को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हम निकाल क्या रहे हैं, बल युग्म का आघूर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बल युग्म का आघूर्ण निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण निकाल रहे हैं। और 2QL क्या होता है, P के बराबर होता है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर जब हमें 2QL को एक साथ कर लेंगे और E अलग लिख देंगे और साइन थीटा, तो इसे 2QL क्या बन जाएगा हमारा टोटल, P बन जाएगा। तो PE और साइन थीटा, तो ये हमारा टाउ का मान निकल जाता है। इसको कहते हैं हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में कार्यरत किसी वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखा गया है तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, वो होता है टाउ इज इक्वल होता है PE sin थीटा, जहाँ P है द्विध्रुव आघूर्ण और जिसका मान होता है 2QL होता है P का मान, और E क्या होता है, E होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साइन थीटा क्या है, उसके बीच बना हुआ कोण, क्योंकि आप जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो किसी न किसी कोण पर उसको रखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, होता है टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। आप इनके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं, ओके, वेक्टर लगा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे तब भी ये सही माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसका डिस्कशन करेंगे कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र पर द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकलता है। न्यूमेरिक क्वेश्चन भी इसका आपके एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन लेके आए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझना होगा। तो इसका हम अब सॉल्यूशन करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन तो आपको दिख ही गया होगा स्क्रीन पे कि 4 × 10⁻⁹ द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, देखो हमने पहले बताया था 2QL क्या होता है, बराबर P होता है, और P होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इन्होंने कह दिया। तो सबसे पहले जो हमको दिया होता है उसको लिख दिया जाता है, दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है भाई, एक तो हमको P दिया है भाई, P कितना दिया है, 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू हमको दे रही है। किसका मान है, द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है P, ओके, द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। देखिए अब ये न्यूटन प्रति कूलम से पता चल जा रहा होगा कि किसका सूत्र है और किस वैल्यू को दिया गया है। देखिए अगर आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या होता है, F/Q, ठीक है। जब हमने इस चैप्टर को कराया है तो उस समय हमने आपको डेफिनेशन और मात्रक निकालना सिखाया है। तो E इक्वल टू F/Q, तो F क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो ये हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम, क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलम हो गया, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम इसको पढ़ते हैं। किसका मात्रक हो गया, ये तीव्रता का मात्रक हो गया, समझ गए स्टूडेंट, तो तीव्रता है ये। तो यहाँ पर ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम का परिमाण है। तो इनकी इसका जो परिमाण है E इक्वल कितना है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और इसका मात्रक जो है Q × L, इसका कूलम मीटर होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कूलम मीटर लिखा भी हो सकता है बुक में, और नहीं भी लिखा रह सकता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण में बात बता दिया है, ठीक है ना। तो इसका हम कूलम मीटर, इसको हम कह भी सकते हैं कूलम मीटर। कूलम मीटर को सीधे CM मत लिखना, डैश कर देना बीच में, ठीक है। परिमाण की एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 अंश के कोण पर संरेखित है। तो ये तो आपको पता ही चल गया, 30 अंश का कोण है तो थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो थीटा की वैल्यू आपके पास होगी। तो कार्यरत बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण को क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। टाउ इज इक्वल क्या होता है, PE sin थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, PE sin थीटा होती है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास टाउ इज इक्वल क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी दी है, साफ साफ 4 × 10⁻⁹, ठीक है ना, और E की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 × 10⁻⁴, ठीक है, ये E की वैल्यू हो गई। और sin 30, पीछे से क्या लिख दिया जाएगा, sin 30, ओके, ये sin 30 लिख दिया हमने। अब यहाँ इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 से 4 को मल्टीपल कर दो स्टूडेंट, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और 10 की पावर वालों को सॉल्व करें तो देखिए 10 की पावर -9 है और यहाँ प्लस का 4 है, तो -9 यानी कि 9 उधार है, तो उसमें से 4 प्लस कर दिया तो कितना बचा, -5 ही तो बचेगा। तो
तो यहाँ पर आ गया -5 आ गया, ठीक है ना। और sin 30 क्लास 10 याद कीजिए, sin 30 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1 होती है। एक बार फिर रिमाइंड कर लीजिए, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। इनको आप नोट भी कर लीजिए क्योंकि आपके फिजिक्स के अंदर ये सब जगह काम आएंगे, तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण। तो sin 30 हमें यहाँ यूज करना है, तो sin 30 की मैंने वैल्यू आपको बता दी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। अब आप देख रहे होंगे ये 2 से 20 कैंसिल हो सकता है कितनी बार, 10 बार, 2 10 जा 20। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा और इनटू यहाँ 10 की पावर कितनी आ गई है, -5, ठीक है। 10 की पावर -5 तो है ही, और यहाँ पे केवल 10 1 जा 10 ही बचेगा, ठीक है। 10 × 10 की पावर -5 आ गया। अब इस 10 की पावर 5 को क्या लिख, 10 की पावर 10 को अगर अकेले लिखना है तो उसकी पावर 1 मानी जाती है। कोई भी चीज अगर अकेली होती है तो उसकी वैल्यू, उसकी पावर कितनी है स्टूडेंट, उसकी पावर 1 है, क्योंकि वो एक ही बार है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर -5, तो कितना बचेगा, 10 की पावर -4। 1 में से 5 माइनस करेंगे, 1 में से 5 माइनस करते तो -4 आंसर आता है स्टूडेंट, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने 1 में से 5 को माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पे माइनस वाली संख्या बड़ी है। जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है उसके वही आंसर में आता है। अगर यहाँ पे 5 प्लस का होता और 1 माइनस का होता तो आंसर 4 प्लस का आता, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। लेकिन करेंगे क्या, बड़े में से छोटे को ही घटाया जाता है, ये इसका नियम होता है कि बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। लेकिन कौन सा चिन्ह लगेगा वो डिपेंड करेगा कि किस संख्या, बड़ी संख्या के आगे का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह जो है आंसर में आता है, ठीक है। तो ये 10 की पावर -4 इसका आ गया। अब बल आघूर्ण के जो सूत्र है, मात्रक है, वो क्या बनेगा, देखिए P का मात्रक क्या था, कूलाम मीटर था, कूलाम मीटर। तो मैं इसका मात्रक आपको बता देता हूँ, सीधे सीधे यहीं से निकाल देते हैं। तो P का जो मात्रक है वो आपका है कूलाम मीटर है, ठीक है, P का मात्रक हो गया। और E का मात्रक क्या है, अभी मैं इसके बीच डैश नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें इसका मात्रक सॉल्व करना है, कूलाम मीटर हो गया। और E का मात्रक क्या है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास टाउ इक्वल टू P sin थीटा होता है ना, तो टाउ ही तो हम निकाल रहे हैं। तो P की वैल्यू क्या होगी, Cm होगी, और E का क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम, N/c, ठीक है, N/c हो गया। देखो मात्रक निकालना भी सिखा रहे हैं कैसे हो रहा है। तो इससे हमारे पे क्या हो जाएगा, C से C कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा भाई, N ही तो बनेगा। तो 10 × 10 की पावर -4 क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर, Nm। तो ये इसका आंसर हो जाता है आपका फाइनली। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। एक समान परिधि क्षेत्र में किसी द्विध्रुव का कार्य बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकलता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। 3 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये क्वेश्चन है, और ये न्यूमेरिकल भी आपका आया हुआ है पहले क्वेश्चनों में, इसलिए मैंने इसको कराना इंपॉर्टेंट समझा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी प्रिपरेशन कीजिए, कंटिन्यू अपना नोट्स बनाते रहिए। हर जो भी मैटर आपको कराया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण मैटर है और आपके लिए बहुत एफर्ट किया जा रहा है। तो आपके लिए जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उसी तरीके से आप भी मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी को एक अच्छी ग्रोथ दीजिए, अच्छा अपना जो है फिजिक्स में अच्छी कमांड बनाइए, ठीक है, जिससे आप आगामी एग्जाम में बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है फ्यूचर में आपका, जो आप IIT के लिए एग्जाम देते हैं या आपका AIEEE के लिए देते हैं, कोई भी एग्जाम दे देते हैं, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड देते हैं, इंटर बेस्ड जो पॉलिटेक्निक एग्जाम होते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो कोर्सेज जो होते हैं उनके लिए जो एग्जाम देते हैं उसमें ये पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बल युग्म के आघूर्ण का क्वेश्चन आता है उसमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो इसको आप सभी को समझा दिया गया है। जैसे भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और दोबारा उसको देखिए, और चैनल को अपने साथियों को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए, और वीडियो कंप्लीट देखिए और उसका नोट्स बनाइए, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलिए साथ ही साथ, ठीक है स्टूडेंट, और अधिक से अधिक दोस्तों तो इसको शेयर कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स को आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।